नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गलहोत पायलट की किचकिच के बीच राजस्थान में कमल खिलाने को तैयारी में भाजपा। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप और काला पत्थर तक जा पहुंची बिहार की बेटी, पहुंच लहराया तिरंगा। फीफा विश्व कप 2022 में कुडुस के 2 गोल से घना ने दक्षिण कोरिया को हराया। एनआरसी में कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले पूर्व मंत्री गिरिराज, देश को धर्मशाला बना दिया है। नजर डालते हैं खबरों में विस्तार से। राजस्थान में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कसने जा रही है। भाजपा ने जन आक्रोश रथ यात्रा के जरिए बिगुल बजाने की तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी के द्वारा प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यह यात्रा 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं श्रीगंगानगर जिले के भाजपा अध्यक्ष आत्माराम टंडन के अनुसार श्रीगंगानगर के सभी जिला मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का दौर भी लगातार जारी है। वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू होने जा रही जन आक्रोश रथ यात्रा की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता आम जन को भी जन आक्रोश रथ यात्रा से जोड़ने की कवायद में जुट चुके हैं। राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मामले के आंकड़ों में का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग यातायात शिक्षा की जानकारी के अभाव में अपनी जान गंवा बैठते हैं। सरकार द्वारा भी लगातार यातायात शिक्षा की जानकारी के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अब तकनीक के इस दौर में राजस्थान में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा वैन के द्वारा यातायात की शिक्षा दी जा रही है। राजस्थान में जयपुर के साथ ही जोधपुर की एक शिक्षा वैन दी गई है, जिसमें आमजन को डिजिटल माध्यम से यातायात शिक्षा से अवगत कराया जा रहा है, जहां विभिन्न चौराहों के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में इस मोबाइल वैन से यातायात पुलिस के जवान यातायात शिक्षा से अवगत कराने के साथ ही वैन में लगे डिस्प्ले पर लघु फिल्म के द्वारा यातायात शिक्षा के प्रति जागरूक करते नजर आ रहे हैं। मुंबई मेट्रो वन ने अपना परिचालन समय बढ़ा दिया है। यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। इसका शेड्यूल कोविड से पहले जैसा कर दिया गया है। मेट्रो वन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि मेट्रो वन 28 नवंबर से अपने परिचालन घंटों का विस्तार कर रही है। पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होगी और आखिरी मेट्रो रात 11:20 पर रवाना होगी। जानकारी अनुसार सप्ताह के दिनों में दैनिक फेरे 366 से बढ़कर 380 हो जाएंगे। वहीं कोविड प्रतिबंधों से पहले मेट्रो वन लगभग 4 लाख यात्रियों को अपनी सेवा देती थी। पहली ट्रेन अंधेरी और घाटकोपर से सुबह 6 बजे रवाना होती थी। अपने ट्विटर हैंडल पे एक बयान में मुंबई मेट्रो ने घोषणा की है कि मुंबई मेट्रो वन ट्रेन सेवा सोमवार 28 नवंबर से शुरू होगी और पहली ट्रेन वर्सोवा और घाटकोपर दोनों स्टेशनों पर सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। आखिरी ट्रेन वर्सोवा में रात 11:20 बजे और घाटकोपर में रात 11:45 बजे चलेगी। कोसी का इलाका समृद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। एक विभूतियों ने सहरसा और कोसी का नाम देश दुनिया तक पहुंचा है। इसी कड़ी में
जिले के बनगांव की बेटी लक्ष्मी झा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने मात्र 9 दिन के अंतराल में ही नेपाल स्थित काला पत्थर पीक पर और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा झंडा को फहराया है। वे एवरेस्ट तक पहुंचने वाली बिहार की पहली बेटी बनी है। उन्हें यह सफलता काफी संघर्ष के बाद मिली है। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी मां सरिता देवी का काफी सहयोग रहा है, जिनकी प्रेरणा एवरेस्ट पर फतह करने में उनकी सहायक बनी। बताया जाता है कि लक्ष्मी की सफलता और अपने संघर्ष की कहानी उनकी मां सरिता देवी ने बताई। उन्होंने बताया कि मेरे 4 बच्चों में लक्ष्मी झा छोटी है, जो जब हुआ हुई उसी समय उनके पिता का निधन हो गया। रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं होने के कारण गांव के ही कई घरों में चूल्हा चौका संभाल कर परिवार की गाड़ी चलती रही। साथ ही चारों बच्चों का पालन पोषण भी करती रही। अपने 2 बड़े भाई और एक बहन के साथ लक्ष्मी बड़ी होती रही। बड़े भाई श्याम झा ने अपने जहां गांव में किताब की दुकान खोल ली। छोटे भाई गणेश झा ने पढ़ाई को जारी रखा और बड़े भाई दुकान में ही मदद दे रहे हैं। लक्ष्मी ने मैट्रिक और इंटर के बाद बीए की परीक्षा पास की है और फिर ग्रुप डी की परीक्षा के पास कर पटना स्थित सचिवालय में सहायक कर्मचारी बनी। वर्ष 2019 में उन्होंने सचिवालय में नौकरी में सफलता हासिल की। भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायण को जर्मनी में बुंडेसलिगा शतरंज लीग मैच में दौरान मेटल डिटेक्टर जांच के दौरान खेलने वाले कक्ष में नंगे पैर खड़े हो रहना पड़ा। जांच के दौरान बीप की आवाज आने के बाद नारायण को जूते मोजे भी उतारने पड़े। बाद में पता चला कि बीप की आवाज जमीन पर बिछे कारपेट के नीचे से आ रही थी। नारायण ने ट्वीट किया कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं अगर चुप रहा तो खुद और अन्य खिलाड़ियों के से इंसाफ नहीं होगा, जिसके साथ ऐसा ही अनुभव हुआ है। इस अपमान से नारायण इतने प्रभावित हुए कि वह सीजन का पहला मैच अपनी टीम एसवी ड्रैगनड्रॉफ से हार गए। उन्हें चेक के गणराज्य के नंबर 1 जीएम डेविड द्वारा ने हराया गया। टीम एसवी ड्रैगनड्रॉफ के लिए यह सीजन उनकी पहली हार। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने देर रात ट्वीट और फेसबुक पर यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। गोधरा के मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल इलाकों के बीच विभाजन को चिन्हित करते हुए एक सड़क गुजरती है, जो शायद सांप्रदायिक दरार का भी रूपक है। सांप्रदायिक विभाजन की यह रेखा शहर में गहराई से प्रकट होती है और अनायास 2 के गुजरात दंगों को याद दिलाती है। गोधरा के एक ट्रेन के आग लगने से 59 कार सेवक के मारे जाने और भारत के विभाजन के बाद सबसे भीषण दंगों की शुरुआत होने के 20 साल बाद चुनावी परिदृश्य दोनों समुदायों के बीच की खाई को प्रदर्शित करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के कई निवासी अपने इलाके में विकास नहीं होने की शिकायत करते हैं। वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों के लोग समस्याओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वे हिंदुत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मुद्दे पर मतदान करेंगे। इस संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी और 27 साल से राज्य में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर जैसे मुख्य मुद्दे हैं। हालांकि हिंदुत्व और मोदी के नाम पर गोलबंदी चुनाव का निर्धारण करने वाले कारक हैं और उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में कड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद कुदुस के 2 गोल से घाना ने फीफा विश्व कप के ग्रुप मैच में सोमवार को यहां 3-2 की जीत के साथ नॉकआउट की जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा है। पुर्तगाल के खिलाफ शिकस्त के साथ अभियान शुरू करने वाले घाना के लिए मोहम्मद सालुश ने भी एक गोल दागा। आपको बता दें कि कोरिया की टीम जब 0-2 के पीछे चल रही थी, तब चो यू सुंग ने 3 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर स्कोर 2-2 किया। सालुश ने 24वें मिनट में घाना को बढ़त दिलाई, जिसके बाद कुदुस ने 34वें मिनट में एक और गोल दागकर टीम को 2-0 से आगे बढ़ा दिया। कोरिया की टीम ने दूसरे हाफ में बेहतर खेल दिखाया। वहीं ग्यू सुंग ने 98वें मिनट में घाना की बढ़त को कम किया और फिर 61वें मिनट में एक और गोल दागकर कोरिया को बराबरी दिला दी।
हरियाणा के यमुनानगर में मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने दो जगहों पर रेड की है। माना जा रहा है कि गैंगस्टर के साथ कनेक्शन के चलते यहां एनआईए की टीम पहुंची थी और वही इस दौरान हाल ही में जेल से छूटे शख्स को जांच की टीम अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने जिले में दो जगहों पर रेड डाली है। यहाँ पर फर्कपुर इलाके में के अभिषेक नामक, जो कि काला राणा का गुर्गा बताया जा रहा है, उसके घर पर रेड चल रही है। साथ ही हाल ही में जेल से छूटे सिमरनजीत सिंह बाबा नामक एक शख्स के घर पर भी रेड चल रही है। लंबी पूछताछ के बाद एनआईए टीम सिमरनजीत सिंह उर्फ बाबा को अपने साथ ले गई है। एनआईए ने यह एक्शन सिमरनजीत से लंबी पूछताछ के बाद लिया है। अपनी बेबाकी और विवादितों के बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनआरसी कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस कानून को लागू करने की बीजेपी और सरकार के नहीं बल्कि देश की तैयारियां होनी चाहिए। यह सब कानून देश के लिए जरूरी है क्योंकि भारत में पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% है। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से जमीन और पानी कम है। जहाँ पर सभी संसाधन सीमित है, वहीं केरल, कश्मीर, बंगाल और पूर्वांचल जैसे राज्यों में कड़े कानून लाने की जरूरत है। ऐसा कड़ा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। जो यह कानून नहीं माने उन्हें सरकारी सुविधाओं से अलग किया जाना चाहिए। उनकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। तभी देश में लोग इन कानूनों के लागू होने के बाद उसे मानेंगे और इस पर अमल करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के सौदागरों ने देश को धर्मशाला बना दिया है। बिहार के बेगूसराय जिले में इन दिनों मजदूरों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बरौनी रिफाइनरी विस्तारीकरण के में काम कर रही एलएनटी सहित अन्य बड़ी कंपनियां इन दिनों कर्मचारियों को बिना कोरोना टीका लगवाए और सर्टिफिकेट दिखाए कैंपस में प्रवेश नहीं दे रही है। कैंपस में नो वैक्सीन नो एंट्री पॉलिसी लागू कर दी गई है। दरअसल स्टाफ के लिए कोरोना टीका लगवाने के साथ ही अपना सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी कर दिया है। वहीं अगर किसी नए या पुराने कर्मी ने कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो उन्हें कैंपस में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बीच बेगूसराय में वैक्सीन का अभाव भी लोगों को परेशानी बढ़ा रहा है। बेगूसराय सदर अस्पताल में टीका लगवाने पहुंचे हनुमानगढ़ी निवासी अनुराग कुमार ने बताते हैं कि 2 टीका ले चुके हैं और तीसरा डोज लेने गया हूं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। जबकि बरौनी रिफाइनरी में नो वैक्सीन नो एंट्री की पॉलिसी लागू कर दी गई। अगर समय रहते तीसरी डोज नहीं मिली तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो रोजगार से हाथ भी धोना पड़ सकता है। रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार को चलाना भी चुनौती भरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला देवी अहिल्या के नगर इंदौर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गई है। उज्जैन पहुंचने पर उनका स्वागत भारतीय और हिंदू संस्कृति के तौर पर किया गया। यात्रा सुबह 6 बजे इंदौर के सावेर से शुरू हुई थी। राहुल गांधी आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू हुए आज 83वें दिन पूरे हो जाएंगे। एमपी में यात्रा का आज 5वां से 7वां दिन है। राहुल गांधी बाबा महाकाल की नगरी में है। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन करेंगे। इसके लिए राहुल दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि जाएंगे। शाम 4:45 पे सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा को संबोधित करेगा और आज यात्रा सुबह 6 बजे सावेर से शुरू हुई। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 नामों की फाइल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को वापस लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थी। अनुशासित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति जाहिर की गई। इस लिस्ट में 9 नाम ऐसे थे जिनकी कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की थी, जबकि 11 ऐसे नाम हैं जिनकी पहली बार सिफारिश की गई। इस लिस्ट में वकील सौरभ कृपाल का नाम भी शामिल है, जहां पर पूर्व जीएम बीएन कृपाल के पुत्र वकील सौरभ कृपाल अपनी समलैंगिक स्थिति के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उनका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं लोगों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। आगामी 8 दिसंबर को रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब्दुल भाजपा के यहाँ पोछा लगाएगा। भाजपा आजम खान ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नालापार इलाके में रात को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उसने कहा कि अब्दुल मतलब मुसलमान तबका अब दरी नहीं बिछाएगा और यह कहकर वह मेरा साथ छोड़ कर चला गया। जब आया था तब मैंने उसके लिए रेड कारपेट बिछाया था। याद रखो 8 दिसंबर के बाद अब्दुल उनके यहाँ पोछा लगाएगा। आजम खान ने कहा कि जितने भी ठेकेदार और मालदार थे वह सब अपनी जमीनों को अपनी या जायदाद का हिसाब नहीं दे पाए, इसलिए वह सब चले गए। जितने भी गद्दार थे वह सब चले गए, अब सिर्फ वफादार रह गए हैं। पूर्व मंत्री ने भाजपा के मंचों पर नजर आ रहे कुरैशी समुदाय के कुछ लोगों को निशाना साधते हुए आरोप लगाया। इन लोगों को गौकशी के 50-50 मुकदमे दर्ज हैं। वे आज भाजपा के मंच पर विराजमान हैं। आखिर कहां गई भाजपा की गाय के प्रति वह मोहब्बत? योगी सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद इन तीनों जिलों के पुलिस कमिश्नर के नाम पर कई कयास भी लगाए जा रहे थे। यूपी सरकार ने देर रात 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को लेकर चल रही कयासबाजी का दौर समाप्त हो गया है। इस ट्रांसफर के तहत 3 जिलों में स्थापित नए पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्तों की तैनाती किए जाने के बाद 3 रेंज और 3 जिलों में भी नए अधिकारियों की तैनाती दी गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के आयुक्तों को बदला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर में आईजी स्तर के अधिकारियों को मौका दिया है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत समेत कई देशों में यह स्पीड और तेज हुई है। इसके महज सबसे बड़ी वजह यह है कि सभी देश में प्रदूषण में कमी और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को घटाना चाहते हैं। मौजूदा समय में ग्लोबल बाजार में एक और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो चुकी है। इन कारों में जबरदस्त स्पीड और शानदार फीचर्स भी मिलते हैं। अब भारत के छात्रों ने इस दिशा में एक कमाल कर दिखाया है। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने संस्थान की पहली इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्मूला रेसिंग कार लॉन्च की है। यह कार पूरी तरह से इंजीनियरिंग के छात्रों ने ही डेवलप की है। आईआईटी मद्रास की ओर से कहा गया है कि फॉर्मूला कार RF23 पर छात्र करीब 1 साल से काम कर रहे थे। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया में डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग भी शामिल है। यह कार पूरी तरह से टीम रफ्तार ने बनाई है। जन स्वराज यात्रा के दौरान रामगढ़वा पूर्वी चंपारण पहुंचे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। पीके ने इस बार नीतीश सरकार के कार्यों के प्रति असंतोष और राज्य में लचर कानून व्यवस्था को एक निशाना पर लिया है। पीके ने कहा है कि सीएम नीतीश बिना सुरक्षा के बिहार के किसी भी गांव में पैदल नहीं चल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग जमीन पर अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के किसी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी हमला के पैदल नहीं चल सकते। बिहार में अफसरशाही, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। बिना पैसे दिए एक काम नहीं होता। अगर लालू जी का शासनकाल अपराधियों का जंगल राज था तो नीतीश कुमार का शासनकाल अधिकारियों का जंगल राज है। पीके ने आगे कहा कि 2014 में नीतीश कुमार और 2017 में नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद जब कुर्सी पर आई तो किसी तरह से बने रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी खंभालिया से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके चलते इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। गढ़वी को इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना होगा, जहां से कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक विक्रम माधव
को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने मुलु भाई बेरा को उतारा है। वहीं आप में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक लोकप्रिय गुजराती समाचार वाचक रहे गढ़वी की अच्छी छवि है। वह राज्य में अपनी पार्टी के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे हैं, लेकिन चुनावी जानकारों का कहना है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक समीकरण उनके लिए एक चुनौती है। दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य मादाम और राज्य के पूर्व मंत्री बेरा दोनों अहिर समुदाय से संबंध रखते हैं। जाति के हिसाब से इस सीट पर अहिर समुदाय से संबंध रखने वाले की संख्या सबसे अधिक है, जबकि मुसलमान मतदाता भी काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव पर नजर रखने वालों का कहना है कि मतदान में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आप नेता गढ़वी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर उनके समुदाय के मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, जबकि मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। हालांकि गढ़वी ने खुद को एक किसान के बेटे के रूप में पेश किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेप में बाद महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं फिलहाल पुलिस के पास शिनाख्त दी गई है कि और जानकारी मिली है कि शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब बीती शाम लकड़ी बीनने गई महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घर वालों का आरोप है कि महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। दबंगों ने महिला की चीख ना निकले इसके लिए उसके महिला के मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पैनल के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के मायके वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। आप देख रहे थे अब तक हमारे साथ बड़ी खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहे। नमस्कार।